और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कश्मीर तुम्हारे लिए नहीं है। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि शक्ति अगर है तो वह राष्ट्र के हित में प्रयोग होना चाहिए, सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है। और ऐसा कोशिश तो देश की आजादी के बाद से ही शुरू किया। जो तथाकथित ये मजहब वाले हैं जी 48 में ही कबायली अटैक कर दिया भारत के ऊपर कश्मीर को लेके, कुछ नहीं फरियाया। हाँ, थोड़ी सी जमीन दबा के रखने में ये सफल हो गए। और एक बहुत ऐसे व्यक्ति की गलती अगर न हुई होती जो अपने कोट में गुलाब का फूल लगाता था, चाचा जी कहलाते थे, वरना ये भी ना हुआ होता जी। और बाकी जो पंचायत करने वाले राष्ट्र हैं, खुल्लम खुल्ला बता दिया जाए कि वहां पे कोई धर्म सम्मेलन नहीं चल रहा है। वो हथियार इकट्ठा करके वहां कैंप बनाए हैं भारत में कुछ लोगों की गर्दनें उतारने के लिए, आतंकवाद की घटना करने के लिए। हम इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे। बहुत सी चीजें कैसे कैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर रोग के रूप में फैल रहा है, ये किसी को दिमाग में जा ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति शासन के बाद जब J&K के अंदर पथराव लगभग बंद हो गया कि पत्थर फेंकोगे तो जान जाएगी, वो टेलर दिखे पत्थर फेंकते क्यों है? अगर कोई गलतफहमी के अंदर पूरे देश के अंदर बैठा है तो अपनी गलतफहमी का आईना तोड़ ले वो कि इस घटना के बाद भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर भारत सरकार का ट्रैक हम लोग जो देख रहे हैं, निश्चित तौर पे पाकिस्तान इस समय बहुत संकट की स्थिति में है। उनके चाहे सेनाध्यक्ष हो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो भी जान रहे हैं भारतवर्ष के विपक्षी पार्टियों से कहीं ज्यादा कि होगा कुछ जरूर। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद और टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे वो मारे जा रहे हैं। उसके आगे की बात नहीं कहूंगा कौन मार रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल नहीं मार रहे होंगे भाई, वो तो हीरो हैं, उनके अपने हीरो को कौन मारेगा? अननोन मैन है। हाँ, अननोन मैन है, अननोन मैन। ये पूरे भारत पे हुआ है और वहां पे लोगों को बोला गया है कि जाके मोदी से बोल देना। हाँ। इसका मतलब ये मोदी पे हमला है। और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कश्मीर तुम्हारे लिए नहीं है। जी जी। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊं, जिस समय भारतवर्ष के अंदर डायरेक्ट एक्शन जी का ऐलान किया जिन्ना ने, बंगाल में वही दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे में ये चिट्ठियों का आदान प्रदान नहीं है, ये लाशों के रूप में चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है। माउंटबेटन ने तुरंत अपने आर्मी के बंदों को इकट्ठा किया, ट्रेनों पे लगाया और सख्त वार्निंग दी। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये तो पता चल गया है, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है। मजहबी आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगांव में 27-28 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। 22 अप्रैल की दोपहर ये जब घटना हुई, उस समय आतंकवादियों ने लोगों से उनकी पहचान पूछी। पहचान कैसे पूछी? उन्होंने न ही जाति पूछी, न ही क्षेत्र पूछा, सिर्फ उनके धर्म का पता लगाया। धर्म का पता कैसे लगाया? उनके आई कार्ड से, आधार कार्ड से उनका नाम पता किया। उसके बाद उनके नाम पूछे। इसके साथ ही उनसे उनके कपड़े उतरवाए, यानी पैंट उतरवा के ये चेक किया गया कि ये मुसलमान हैं या नहीं हैं। ये कन्फर्म हो जाने के बाद मुसलमान आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं को गोली मार दी। 27 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हैं। ये घटना कश्मीर के पहलगांव में हुई है। कश्मीर वही जहां पर 6 महीने पहले चुनाव हुए थे, राज्य की सरकार बनी है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, शायद इस घटना से उन्हें ये समझ में आए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। इस्लामिक आतंकवाद जो पाकिस्तान से पनप कर भारत में पहुंचा है और लगातार भारत को चोट देता आ रहा है। इस आतंकवादी हमले से पहले पुलवामा में एक भयानक बम विस्फोट हुआ था,
जो इस्लामिक आतंकवादियों ने किया था और इसमें निशाना बनाया था भारतीय सेना को, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी। उससे पहले उरी में आतंकवादियों ने सेना के बेस कैंप में हमला किया था और 40 से 43 जवानों को गोली मार दी थी। जब जवान सो रहे थे उस समय उन्हें गोली मारी गई थी। इसके बाद उरी का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसमें आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड थे, यानी जहां से आतंकवादी भारत में आते थे, उन्हें ख़त्म किया गया था। इस पे भारत के ही कई तथाकथित राजनेता, राजनीतिक पार्टियां सबूत मांग रही थी कि क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या नहीं हुई है, इसके सबूत दिए जाए। 22 अप्रैल को जो घटना हुई है, उस घटना में जब आतंकवादियों ने लोगों को मारा है, उसके बाद एक घटना ऐसी थी जिसमें एक पति पत्नी जो घूमने गए थे, उनमें से पति को गोली मारी और पत्नी ने कहा कि मुझे भी गोली मार दो, क्योंकि तुमने मेरे पति को गोली मार दी है तो तुम मुझे भी गोली मार दो। तो आतंकवादी ने उसे जवाब दिया कि तुम जिंदा रहोगी और जाके मोदी को बता देना। यानी ये घटना नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, ये घटना भारत के खिलाफ है। ये घटना सिर्फ कश्मीर में नहीं हुई है, ये घटना हुई है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि जो पर्यटक गोली से मारे गए हैं वो देश के कोने कोने से कश्मीर में घूमने के लिए पहुंचे थे और उनसे ये कहा गया है कि जाकर मोदी से बता देना। यानी मोदी जो 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, उन्हें ये खुली चुनौती दी गई है कि हम तुम्हारे परिवार के लोगों को इसी तरह मारते रहेंगे, जो करना है कर लो। 6 से 8 आतंकवादी इस घटना में शामिल हैं। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का फ्रंट है द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसे ISI बैकिंग देता है। इस संगठन ने इस आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है और आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह से। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आतंकवाद का सर धर्म नहीं होता और जो घटना हुई है वो धर्म को लेकर ही हुई है। आतंकवादियों ने उन लोगों का नाम पूछा, उन लोगों का मजहब पता किया, उनका धर्म पता किया, उसके बाद गोली मारी है। ये घटना कहें तो कमोवेश कम देखने को मिलती है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़माने में कैमरे उस समय इतने ऑन थे कि ये चीज़ें रिकॉर्डेड हो गई। लोगों ने बताया, चश्मदीदों ने बताया, जिनके साथ ये घटना हुई उन्होंने बताया कि धर्म पूछ पूछ कर, पहचान कर कर के गोलियां मारी गई हैं। इस पे आपका क्या कहना है सर? वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। अपनी बात कहने के पहले मैं पहलगाम के अंदर शहीद हुए सभी लोगों को शत शत नमन करता हूं। आज उस बुनियादी बात से मैं बात शुरू करूंगा जिस बुनियादी बात के कारण आज ये सारा दृश्य दिखाई दे रहा है जी। और ये सारा दृश्य हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस मजहब के कैरेक्टर और चरित्र को समझने के लिए आवश्यक है कि इनके पीछे का इतिहास जाना जाए। आप मुनेश जी जरा कल्पना कीजिए, ये वो मजहब है जिसने करबला के मैदान में 10 दिनों तक पानी की एक एक बूंद के लिए अपनों को ही तरसाया और इबादत में झुके हुए हुसैन का सर काट लिया। और ये पहली मजहब पूरी दुनिया में मुझे दिखाई देती है जो उत्तरोत्तर विकास की तरफ नहीं, ऊंचाइयों की तरफ नहीं, उत्तरोत्तर निश्चितम नीचे के नीचे के नीचे के स्तर पे पहुंचती चली जा रही है। शाह हुसैन ने भी तलवार लेके करबला में इनका मुकाबला किया था, लेकिन गर्दन कब उतारी? जब वो सजदे में उनका सर झुका तब उन्होंने गर्दन उतारी। और ये पहलगाम के अंदर ये पर्यटक तो घूमने गए थे। ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर तुम गोली चला के मार के अपनी वीरता का आडंबर दिखाना चाहते हो पूरी दुनिया को, या अपनी कायरता को छिपाने के लिए एक कवर, एक पृष्ठ खड़ा कर देते हो अपने आगे। इसलिए आज से ये कहना बंद कीजिए कि किसी आतंकवाद का धर्म नहीं होता, क्योंकि जिसका धर्म होता है वो आतंकवाद होता ही नहीं है। धर्म सिर्फ सनातन धर्म का है,
जी। और कहीं से एक एग्जाम्पल हमको आप दे दें कि मंदिर से निकल के पत्थर मारे गए, मंदिर से निकाल के किसी की गर्दन की गई, या किसी का सर तन से जुदा कर दिया गया इसलिए कि उसने सनातन धर्म के खिलाफ कोई बात बोल दी। लेकिन इस धर्म की तो शुरुआत ही गर्दन काटने से हुई है। और गर्दन काटने से क्यों हुई? सिर्फ इस बात के लिए कि आप मेरी बेइज्जत कर लो, आप मेरी बात मान लो, और नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और इसी सूत्र को लेके ये मजहब पूरी दुनिया में अपने मजहब को फैलाने के लिए प्रयासरत हुआ, जिसे तलवार के बल पे मजहब को फैलाना कहते हैं। जी। दूसरी तरफ धर्म की बात अगर आप करते हैं तो धर्म को देख लीजिए। बुद्ध ने किसी की गर्दन नहीं उतारी, महावीर ने किसी की गर्दन नहीं उतारी। इसलिए ये धर्म प्रचार प्रसार वैचारिक धरातल पे किया, न कि ताकत के बल पे। जी। और अब थोड़ा सा आगे के पृष्ठभूमि में जाके इनको समझने का प्रयास करते हैं। कोशिश तो देश की आजादी के बाद से ही शुरू किया। जो तथाकथित ये मजहब वाले हैं, जी। 48 में ही कबायली अटैक कर दिया भारत के ऊपर कश्मीर को लेके, कुछ नहीं फरियाया। हाँ, थोड़ी सी जमीन दबा के रखने में ये सफल हो गए। और एक बहुत ऐसे व्यक्ति की गलती अगर न हुई होती, जो अपने कोट में गुलाब का फूल लगाता था, चाचा जी कहलाते थे, वरना ये भी ना हुआ होता। जी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? सिर्फ उस घटना से इतना इनका मन बढ़ा कि इन्होंने साहब 1965 में तो हथियार इकट्ठा करके पूरी ताकत ही झोंक दी भारतवर्ष के ऊपर। वहां भी वो मजहब सक्सेस नहीं हुआ, डिफीट खाया। और याद कीजिए हम 65 में कहां थे? हम लाहौर में थे, पैटर्न टैंक के साथ। जी। और साहब जिसका धर्म अपना ओरिजिनल है, उसने लाहौर भी छोड़ दिया, सारी चीजों को करके। उतने सैनिकों के मर जाने के बाद भी हमने विड्रा कर लिया। मैं खाली मजहब और धर्म का आपको फर्क बता रहा हूं। जी। और फिर इसके बाद एक 1999 का खेल हुआ, जिसे आप ऑपरेशन विजय भारती सेना कहती है, कारगिल के रूप में हुआ। जी। सफलता उसमें भी नहीं मिली। और तब जाके इस मजहब ने यह सोचा कि आमने सामने की लड़ाई मुश्किल है भारतवर्ष से, इसलिए मारो और भागो की रणनीति पे ये चला गया, जिसे आप गुरिल्ला वार कहते हैं। और उस समय से लेके आज तक कश्मीर को ये डिस्टर्ब किए हुए हैं। ये उसी कड़ी की एक घटना है। लेकिन अब ये तो स्ट्रीम पे आ गई। पहले भी करते थे ऐसा ही, कश्मीरों पंडितों को मारना बाकी। जी। लेकिन अब आप धर्म पूछ के मारेंगे, खाली एक ही कारण है, कहीं इनको यह भ्रम है कि हम इतना कुछ कर लेंगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। सब धर्म पूछ के तो कश्मीरी हिंदुओं को भी भगाया गया। हाँ, नहीं उस समय भी वही हुआ था। नहीं, अब तो ये खुल्लम खुल्ला। अब तो ये, उस समय उतनी चीजें नहीं थी कि बाहर आ पावे। अब तो खुल्लम खुल्ला आ रहा है सारी चीजें। अब मैं जो कहना चाहता हूं, क्या भारतवर्ष के पास इन छुट भैये आतंकवादी भी मत कहिए इनको, ये आतंकवादी तो ये है ही नहीं है, किसी सिरे से है, ये डरपोक और कायर हैं, इनको मैं शब्द दे रहा हूं। इनसे अत्याधुनिक हथियार रखने वाला भारत, जो पाकिस्तान के किसी भी शहर को दुनिया के नक्शे से खत्म करने की क्षमता रखता है, वो लाशें गिनेगा। और कितनी लाशें चाहिए इनको सबक सिखाने के लिए? इसलिए अब इस पे विचार नहीं होना चाहिए कि घटना क्या हो गई। अब भारत सरकार को इस पे विचार करना चाहिए कि इसका 1 का 100 इनको कैसे वापस किया जाए। और इसके लिए मैं कहूंगा कि सारी दयानतदारी हटा दीजिए, इनके सारे जो है स्थितियों को बंद कर दीजिए जहां से इनके लिए अर्थ की व्यवस्था शुरू होती है। फिर दूसरे नंबर पे जाइए कि ये पता कीजिए वो कौन है जो इनको हथियार मुहैया करा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक है और इसको उजागर करना चाहिए। इसके साथ उनके रास्ते बंद कीजिए जहां से उनके हथियार आ रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे ये देश ऐसे ही चलेगा मुनेश जी कि हम बिना तथ्यों के कुछ भी कह देंगे, देश के अंदर रहते हुए चाहे बाहर जाके,
अब वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक कानून पास किया जाए कि जिन बातों को आप कह रहे हैं अगर उनको आप प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो आपको 5 साल की जेल दी जाएगी, कोई जुर्माना नहीं लगेगा, सीधे 5 साल की जेल दी जाएगी अगर आप प्रमाणित नहीं कर पाएगी जो बात आपने कही है वो सही है या गलत। आपकी माफी तभी है कि जो आपने कहा वो प्रमाणिक रूप से साबित हो कि हाँ वो सही है, तब ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जा सकेगा। ये बोलने से डरेंगे क्योंकि 5 साल का मतलब है कि आजीवन यह चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये संसद के सदस्य हैं। जब भी देश के ऊपर ऐसी विपदा आती है आप एक अलग लाइन लेके और देश के ही बरखिलाफ आप बोलना शुरू करते हैं। यह अब व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। क्षमा कीजिएगा, किसी को अगर बुरा लग रहा है तो मैं पूरे होशो हवास के साथ ये बातें कर रहा हूं। जिन बातों को आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं, आप अपने कल्पना के आधार पे बात को कहते हैं और देश को उसका नुकसान होता है, तो क्यों ना आपको 5 साल के लिए जेल में डाला जाए। आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए, चंद वोट बैंक के लिए आप इस तरह की बातें कह के देश के अंदर एक माहौल क्रिएट करेंगे। कन्हैया लाल की गर्दन क्यों उतार दी गई भाई? मजहब के नाम पे, खाली ये कह के कि साहब ये सनातन हिंदू धर्म के हैं, और उसके बाद भी मामला कहां है भाई? एक बंदा इस देश के अंदर चारा घोटाला करता है और चारा घोटाला करने के बाद भी अपनी पूरी लाइफ जी के दुनिया से जाएगा। वो क्या बिगाड़ लिया उसका आपने? जमानत पे और यहां दूसरा खेल ये चल रहा है, क्षमा कीजिएगा मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के नजरिए से बात नहीं कह रहा हूं, कि एक आदमी जो है रातों रात दरवाजे ओपन करा देता है सुप्रीम कोर्ट के, और एक आदमी के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनाव लड़ना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विपदा है। जैसा बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस को फाइल करने में कितना खर्च आता है भाई? ये कहां से पैसे आ रहे हैं इतने? और इतने लोग बाढ़ आ जा रही है। संसद से बनाए गए कानून के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ साहब हम आपके केस को सुनेंगे। अरे जब संसद ने बना दिया, जेपीसी के प्रोसेस के साथ बनाया, राज्यसभा में पास किया, लोकसभा, अब कौन सा तरीका होगा इस देश के अंदर कोई कानून बनाने के लिए? जी। इसलिए अब भारतवर्ष को सीधा एलानिया यह कहना चाहिए कि हमारे देश में अगर घटना होगा तो हमको पूरा अधिकार है कि हम उस कंट्री के ऊपर सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करें, और हम साहब उस कंट्री का एक छोटा सा हिस्सा ही उड़ा देंगे। तो सर लेकिन ये बात जो आप कह रहे हैं कि उस कंट्री, ये कंट्री पाकिस्तान है जिसपे हम आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जो वो 6-8 आतंकवादी थे वो तो यहीं के थे, कश्मीर के ही थे ना, वो कहीं पाकिस्तान से आयातित हुए नहीं थे। फंडिंग उनको सपोर्ट भले पाकिस्तान करता हो, लेकिन ये हैं तो हमारी ही जमीन के ना। देखिए आप एक चीज, मैंने कहा कि रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं जी। अपने देश का कानून इजाजत देता है कि देश के बरखिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन यहां मामला कहां आ रहा है आड़े हाथ? मामला आड़े हाथ आ रहा है वोट बैंक के चलते। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, जब देश आजाद हुआ और मिस्टर नेहरू थे और कश्मीर के हालात बिगड़ने लगे, तो यहां से लेफ्टिनेंट जनरल कॉल को भेजा गया और नेहरू जी के द्वारा भेजा गया कि साहब वहां जाइए, हालात को सुधारिए, और साथ में कान फूका गया कि यार वहां कोई ऐसा वैसा काम मत कर देना जिससे कि ये रिश्ते बिगड़ जाए। और कौन साहब जब जाते हैं तो पहली ही मीटिंग में उनको खबर लगती है कि साहब शेख अब्दुल्ला जो सबसे बड़े हुक्मरान हुआ करते थे कश्मीर के, वो पाकिस्तानी टेरिटरी में जाके कोई बातचीत करने वाले हैं। और सारे कोर कमांडर कह रहे थे कि इनको अरेस्ट कीजिए, सारी खुराफात की जड़ यही है। और कौल ने नेहरू जी की बातों को दरकिनार करते हुए कौल की वो शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी की। सारे कसवल निकल गए और शेख अब्दुल्ला अपनी ज्यादातर जिंदगी जो है जेल की सलाखों के पीछे काटा उसने जी। और ये बात मैं प्रामाणिक रूप से कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को अगर डाउट हो तो लेफ्टिनेंट जनरल कौल की जाके उस किताब को पढ़े, द अनटोल्ड स्टोरी उसका नाम है, हिंदी में अनकही कहानियां। सारा काला चिट्ठा खोल के उसने रख दिया है जो है जवाहरलाल नेहरू जी का। आज की तारीख में वो क्यों नहीं हो सकता? आज की तारीख में हम वोट बैंक के नजरिए से कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग को पाट दिया लाशों से, लोगों को फांसियों पे लटका दिया, और उनकी लिस्ट में 18-18 साल के लोग हैं जिनको फांसी पे लटकाया। इतनी क्रूरता, इतने बोलने से अंग्रेजों ने
कैसे अपने आप को ले जाके काम किया, उसके पीछे एक ही कारण था कि अंग्रेजों को शासन करना था, न कि वोट बैंक से सत्ता पाना था। इस फर्क को आप समझिए। और अब जरूरत है कि देश के अंदर बाकायदा इनको फिल्टर करके निकाला जाए, ये कौन कौन है जो इनडायरेक्टली दुश्मन की सहायता कर रहे हैं। ये दो मोर्चों की लड़ाई है, एक अपने अंदर और दूसरा देश की सीमा के बाहर। और देश की सीमा के बाहर का तो स्थायी इलाज होना चाहिए। स्थायी इलाज डायरेक्टली, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो सकता है, एक राष्ट्र बन सकता है, तो पाकिस्तान के 36 टुकड़े क्यों नहीं हो सकते? जी जी जी। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ मेरा एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान पे तो हम जो कहेंगे और पाकिस्तान उस पर धूल झाड़ के खड़ा हो जाएगा, और पाकिस्तान का समर्थक हमारे अपने लोग करने लगेंगे कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा किया है तो सबूत दो। दूसरी बात जो कि चुनाव जब हुआ है, अभी अक्टूबर में चुनाव हुआ कश्मीर में, इसके पहले राष्ट्रपति शासन था। चुनाव होने के मात्र 6 महीने बाद ये इतनी बड़ी घटना घटित होती है। राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसी हिमाकत नहीं हुई। पुलिस की वर्दी में आतंकवादी आते हैं, धर्म पूछते हैं, नाम पूछते हैं, पता लगाते हैं कि वो हिंदू है या नहीं है, उसके बाद मार दिया जाता है। तो क्या चुनाव के बाद जो ये हुआ है, इसका कुछ कारण है कि चुनाव होने के बाद एक चीज ढील मिल गई है उन्हें? देखिए, इसको बहुत आसान शब्दों में समझा जा सकता है। एक वो पीरियड जो राष्ट्रपति शासन के बियॉन्ड है, और एक वो पीरियड जो राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत। अब दोनों का फर्क क्या है? राष्ट्रपति शासन के अंदर फुल फ्लेज टोटल अधिकार के साथ कश्मीर के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई, और वो कार्रवाई इस लेवल पे हुई कि इनको नेस्तनाबूद करना है। उसके पहले बहुत कुछ हम मानवाधिकार और क्या क्या देखा करते थे, हुआ कि इनका कोई जो है वो हिसाब किताब मानवाधिकार की तरफ नहीं जाता है, इनको न्यूट्रलाइज करना है, सीधा एक फंडा था। हाँ, ऑपरेशन ऑल आउट, और वो कार्रवाई हुआ ही। दिक्कत यह है कि जो लोग घोषित भाषा बोलते रहे हैं देश के बरखिलाफ, चाहे मिस्टर उमर अब्दुल्ला हो, चाहे उनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला हो। अब कोई ये मत कहेगी कि उनके भाषण नहीं है साहब, तमाम उपलब्ध है, सुन लीजिएगा आप। तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं, और महबूबा मुफ्ती साहब। अब सवाल ये होता है कि इलेक्शन अगर होता है तो इलेक्शन के अंदर मोस्ट ऑफ देम वहाँ की जो मजहब है, एक मजहब, वो इन लोगों को ले आती है, क्योंकि चंद लोगों के खाने पीने की और बेहतर जिंदगी जीने का वो आधार बन जाता है। तो जब आपको ये पता है कि ये स्थिति है, तो क्या कोई डॉक्टर बीच ऑपरेशन में ऑपरेशन को छोड़ता है? नहीं। ये गलती भारत सरकार ने की है। इनको अभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा रहना चाहिए। ये जो एक दिखावापन था अंदर का, देखिए मैंने ठीक कर दिया, अब लोकतंत्र एकदम फिट है और सब काम करा रहे हैं। भाई साहब, उससे महत्वपूर्ण जो है हमारा देश है। देश ही नहीं रहेगा लोकतंत्र की, आप बात भी नहीं करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तमाम देश के अंदर ऐसे ऐसे पैकेट बन गए हैं जो खोल के आपके राष्ट्र विरोधी कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं कि जो राजनेता है, इनकी औकात नहीं है उसके खिलाफ बोलने की। इनके दिमाग में कहीं राष्ट्र नहीं है। आज जो कुछ घटना पश्चिमी बंगाल के अंदर हुआ, दौड़ा के पकड़ना था, उनको उल्टा लटकाना था। इनकी हिम्मत कैसे होती है कि किसी के घरों पे तुम निशान लगाओगे, बाहर लाके काट दोगे, और उसके बाद ये मुगालता भी पाल लोगे कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो साहब, निश्चित तौर पे इसका मतलब है कि उस स्टेट की चीफ मिनिस्टर नपुंसक है, डरपोक है, उसे अपनी जान का डर है। या ये भी कहें सर कि उसी के द्वारा ये कराया जा रहा है। फिर वही मैं बोल रहा हूं ना। अब जरा इस सिनेरियो को थोड़ा सा उलट दीजिए और फिर वो पॉप म्यूजिक देखिए। अगर हिंदू संगठन इनका स्लॉटर करना शुरू कर दे, क्षमा कीजिएगा एक ऐसी भाषा बोल रहा हूं जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं।
तो इस देश के अंदर देखिए कितने लोगों के कंठ खुल जाएंगे जिनकी आवाज जा चुकी है बहुत लंबे समय से जी। लेकिन नहीं, वो सनातन धर्म के अंतर्गत क्या देखना चाहते हैं? वो पन्नाधाय को देखना चाहते हैं सनातन धर्म के अंतर्गत, जिसने अपने राजा की गद्दी के लिए अपने बेटे को कटवा दिया जी। और यहां इनके लिए वो बंदा ज्यादा अच्छा है जिसने सजदे में झुके हुए हुसैन का सर काट दिया। आज इस देश के अंदर एक विभाजक रेखा खींचनी चाहिए। मैं बड़ी तीखी बात बोलने जा रहा हूं। जिसको शरीयत तो अपने मजहब के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए जिंदगी को जीने के लिए, उनको पूरी दुनिया में 56 कंट्रियां हैं और आप जाइए वहां रहिए, जिसको चाहिए वहां जाके काटिए, जिसको चाहिए मारिए और जो चाहे अपने शरीयत के अनुसार आप कार्रवाई कीजिए और जिंदा रहिए। लेकिन इस देश के अंदर हम संविधान को आड़ बनाएंगे, हम लोकतंत्र को आड़ बनाएंगे और कार्रवाई सब कुछ जो है मजहब वाली कंट्रियों का करेंगे, ये अब नहीं चलने वाला है। और मैं पूरी विनम्रता के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहता हूं कि साहब आग बुझ रही है, इस पे पेट्रोल डालने का काम न करें आप। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि जो सच है, जो सही है, उसके हक में आप फैसला दें। फैसला ना भी दें, उसके साथ तो खड़े हो जाएं। हाँ बिल्कुल। सर एक चीज ये तो समझ में आ गया कि जैसे जो लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, पूरी दुनिया इस चीज को एक्सेप्ट कर चुकी है। यूरोप इस्लामिक आतंकवाद से, टेररिज्म से परेशान है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के इस बात को कह दिया। भारत की ऐसी क्या समस्या है जो इस बात को मानने को नहीं तैयार है? भारत के वो जो लिबरल गैंग वाले हैं वो क्यों नहीं मान रहे? और खास तौर से भारत का सर्व हिंदू समाज भी है जो इस बात को नहीं मानता है। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये आप समझ लीजिए कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा नैरेटिव है कि साहब मुसलमान एक इतने बड़े वोट बैंक हैं कि उन्हीं का वोट लेके हम सत्ता तक जा सकते हैं। लेकिन ये दो चुनाव से तो ये कैंसिल हो गया। नहीं, ये कैंसिल इसलिए हो रहा है कि इसके साथ वाला जो तड़का लगाते थे वो चल नहीं रहा है जी। जैसे ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हुए हमारे अखिलेश भाई जो पीडीएफ का तड़का लगाते थे वो भंग हो गया उनका, तो अब वो पीडीएफ ही छटक गया जी। तो वो छटका तो साहब सिर्फ अखिलेश का नुकसान नहीं हुआ, बहन मायावती आज राजनीतिक हाशिए से गायब हो गई। आप समझिए जी। तो उनका ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि साला ये भी निकल जाए मेरे हाथ से, उसी के लिए निम्नतर स्तर तक गिरावट की स्थिति है इन लोगों की। एक ट्रैक वो भी है कि सारा हिंदू समाज एकजुट हो, क्योंकि इस हिंदू समाज से न देश को खतरा है और ना ही इनके बीच में रह रहे अल्पसंख्यकों को खतरा है। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, वो तो प्रमाण दिखता है जी। लेकिन ये जो मजहब धीरे धीरे विस्तार पा रहा है, इससे देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। एकदम उल्टा नैरेटिव है। मैं आपको बता दूं, ये जो नैरेटिव फैलाया और जिसका थोड़ा सा फायदा भी पा लिया कि साहब संविधान खतरे में है, यही तो फैलाया जी। और संविधान कहां खतरे में आया ये समझ में आज तक किसी को नहीं आया। ये अलग बात है कि देश के बाहर भी जाके देश के बरखिलाफ, भाई जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए, ये एक अंधा आदमी भी वोटर लिस्ट उठा के देख सकता है। वोटर लिस्ट क्या गोपनीय एजेंडा है? नहीं। या किसी व्यक्ति का जो है हिडन एजेंडे की मोबाइल है जिसका नंबर उसके अलावा और कुछ खास लोगों के अलावा किसी को नहीं मालूम है? और आप इतना बड़ा झूठ बोल के निकल जा रहे हो, कोई सजा भी नहीं हो सकती आपको। अगर होता कि भाई प्रमाणित कीजिए, प्रमाणित नहीं होगा तो 5 साल की जेल जाएंगे। देखते हैं जरा, बोलते हो भाई साहब। उनको बड़ा हिम्मत जुटाना पड़ता कि तराजू के पल्ले पे कितना नुकसान कर लें, कितना फायदा कर लें, तब ये झूठ बोलते जी। तो आज सिर्फ एक मजहब विशेष का वोट पाने के लिए सारी कवायद हो रही है। पहली चीज, एक अगर दरोगा है और पिस्टल लिया है
तो पिस्टल मुनेश जी क्या शो पाने के लिए है, नहीं। दिखाने के लिए है? इसके पहले वो यही था। हम्म, हम्म, रिटायर हो जाते थे भाई साहब, हाँ फायर एक को गोली चलाए नहीं, वो ट्रेनिंग में चलवा दिए होंगे तो बात अलग है। हम्म, अब आप हमको जरा ये बताइए, जो किसी लड़की का दुपट्टा छीन ले रहा है, किसी लड़की का रेप कर ले रहा है, जो लड़की के चेहरे पे तेजाब फेंक दे रहा है, उसके सर का एक बाल भी बांका नहीं हो रहा है साहब। और रही बात कोर्ट से फैसले की, तो साहब उसके जन्म में तो उसका कोर्ट का फैसला भी नहीं होगा। तो क्या फायदा ऐसे पिस्टल के? तो भाई ठीक है, वो आप थोड़ा लंगड़े हो गए हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? कम से कम न्याय के लिए एक राउंड अगर फायर हो जाए, एक राउंड खर्च कर दिया जाए 32-34 रुपए, तो इससे भी बड़ी सहायता हो सकती है न्याय की, जो हो रहा है। और कोई भी बहस करे, मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक है। वो न्याय के चादर के पीछे अपने को छिपाइए मत। दूसरी चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर सेना तो इससे अत्याधुनिक हथियार लेके बैठी हुई है बॉर्डर पे जी, उसका इस्तेमाल क्यों ना हो भाई? यहूदियों को पूरी दुनिया में रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने आपस में बातचीत किया और तय किया कि जहां तक इनको दौड़ा के मारेंगे वहां तक की जमीन हमारी, या भोजपुरी में कहूं तो जहां तक लखेत के मारेंगे वहां तक की जमीन हमारी। अब स्थिति यह है कि दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार फिलिस्तीन बनाने के लिए थोड़ी जगह दे दो। पूरी दुनिया कहती रही कि भाई साहब एक घटना हो गई तो इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है? हमास वाले आए, कुछ लोगों को जस्ट लाइक पहलगाम की ही तरह का वो भी केस है, सेम वही चीज है। तो अरे भाई इसके लिए इतना उत्तेजित होने? उसने कहा कि नहीं साहब, इनके टॉप के कमांडर से लेके इनके सेकंड लाइन वाले जो कमांडर हैं, जब तक उनको मैं निपटा नहीं लूंगा मैं युद्ध विराम नहीं करूंगा। और जो कल तक पोस्टर लेके घूमते थे वो अब पोस्टर में ही घुस गए, हानिया से लेके बाकी। 1 साल तक मारता रहा है। हाँ अभी भी जी। तो जाहिर सी बात है कि शक्ति अगर है तो वह राष्ट्र के हित में प्रयोग होना चाहिए, सिर्फ वो दिखाने के लिए नहीं है। और ऐसा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी, उनके जैसा सहिष्णु कौन मिलेगा भाई जी। और 3 दिन तक अन्न विनय करने के बाद आखिर कहा समुद्र को कि हे जड़ समुद्र, अगर अब रास्ता नहीं दिया तो तरकस के एक बाण से सारा पानी सुखाऊंगा नहीं, अब ये करके दिखला दूंगा, अब तुम जरा हमको रास्ता न दे के बताओ। उसके बाद की कहानी लंका विजय है, सब पता है। हाँ, अब भारत को जरूरत आ गया है कि आर्थिक रूप से पाकिस्तान टूट चुका है। अब इनके जो कैंप हैं बाकायदा इनको चिन्हित किया जाए, और बाकी जो पंचायत करने वाले राष्ट्र हैं खुल्लम खुल्ला बता दिया जाए कि वहां पे कोई धर्म सम्मेलन नहीं चल रहा है। वो हथियार इकट्ठा करके वहां कैंप बनाए हैं भारत में कुछ लोगों की गर्दनें उतारने के लिए, आतंकवाद की घटना करने के लिए। हम इन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे और पूरे पाकिस्तान पे तब तक अटैक कीजिए जब तक एक एक आतंकवादी का सफाया J&K की तरह ना हो जाए। और यहाँ एक चीज और बताएंगे मुनेश जी, बहुत सी चीजें कैसे कैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर रोग के रूप में फैल रहा है, ये किसी को दिमाग में जा ही नहीं रहा है। राष्ट्रपति शासन के बाद जब J&K के अंदर पथराव लगभग बंद हो गया कि पत्थर फेंकोगे तो जान जाएगी, वो टेलर दिखे पत्थर फेंकते क्यों है? आप ही बताइए, और किसी मजहब में पत्थर फेंकते देखा है किसी को आपने? नहीं। ये पत्थर कौन हथियार है आज का? लेकिन पत्थर इनका हथियार है काफिरों को मारने का, शैतानों को मारने का। तो ये उसका इस्तेमाल करते हैं। J&K के अंदर जब ये बंद हो गया तो इसकी पहली शुरुआत हुई दिल्ली के अंदर, CAA प्रोटेस्ट जी, दिल्ली दंगे में। और फिर इसको अब ये प्रैक्टिकल के रूप में देश के विभिन्न शहरों के अंदर ये इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं कि साहब यहाँ की राज्य सरकारें तो हमारा वोट बैंक चाहिए जी। अब ममता दीदी कार्रवाई थोड़ी करेंगी अगर हम मारेंगे पत्थर से, तो फूंक देंगे तो किसी दरोगा की पिस्टल आप छीन लें और उसके बाद भी वो वर्दीधारी संगठन
उस व्यक्ति को खंगाल के ना निकाल पाए, तो ऐसी पुलिस पे लानत है। ये तो पूरा सब कुछ न्याय का दरिया ही जो है अपने आप उल्टी धारा में बहना शुरू हो जाएगा जी। ये हम डर कैसे निकलने देंगे आपके दिमाग से? जो रक्षा करने वाले हैं वही बिल्कुल सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और जिन लोगों ने काटा है उन दो पिता पुत्रों को, उनको पाताल से खोज के उनको एहसास कराना चाहिए कि कटने का डर होता क्या है जी, जो तुमने किया है। और जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोई राज्य का मुखिया उस गद्दी पे नहीं आएगा जो सबको समान दृष्टिकोण से देखे और कहे जो ये हरकत करेगा उसको हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, तब तक ये चीजें रुकने वाली नहीं है। आज आप देखिए कि तमाम वक्फ बिल के ऊपर सब जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन यूपी के अंदर भाई साहब लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप अगर प्रोटेस्ट करोगे तो सूद ब्याज समेत आपको लौटाया जाएगा जी। हाँ, स्वागत भरपूर होगा और इतना बढ़िया स्वागत होगा कि आप अपने बच्चों को भी कहानी बताओगे कि बेटा ये करना मत फिर। आप जरा बताइए, इनके घरों को बुलडोज कर दिए, आखिर आपको लग रहा है कि ये दुनिया से चले गए? कहाँ जा रहे होंगे ये? किसी शांति प्रिय जगह पे? नहीं साहब, ये शेल्टर खोज रहे होंगे कि उस स्टेट में चल के अब घुस के रहो जहां अपनी बिरादरी बहुसंख्यक में है। सर, दो चीज़ इसमें और जोड़ना चाहूँगा। इसमें एक तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में हैं इस समय, जब ये कल घटना हुई है। परसों वो भारत पहुंचे हैं। इधर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, वो देश से बाहर हैं, लौट आए वो। उसके साथ राहुल गांधी जो विदेश यात्रा पे हैं, घूमने गए हैं, और उनका एक वीडियो तुरंत सामने आता है जैसे ही वो अमेरिका पहुंचते हैं कि वो सैम पित्रोदा से मिलते हैं और उसके कुछ ही घंटे के बाद ये घटना होती है। क्या ये आपको लगता है कि ये आपसी तालमेल रखता है ये सारी चीज़ें? नहीं, देखिए इन सवालों पे इस तरह भी बहुत विस्तार में बात क्योंकि करने अक्सर ये सब कुछ मकसद से ही होते। मैं बात यहाँ से शुरू करूँ, बिना मकसद ये सब नहीं होते जी। ये 27 लोगों को मार दिया गया, क्या बताया गया? एक ही धर्म के लोगों को मारा गया। क्या सिग्नल देना चाहते हैं? सिग्नल बहुत स्पष्ट है। पहली चीज कि आपने जो धारा 370 लगाया यार, उसका कोई फर्क नहीं, अभी भी वही सब हो रहा है जी। मैसेज यही पूरे देश में है। पूरे देश। फिर दूसरा मैसेज, ये दूसरा मैसेज थोड़ा समझ के बाहर है लोगों का। आप हमारे लिए वक्फ बिल लेके आओगे तो हम इनको मारेंगे। अरे भाई, इनको कैसे मारेंगे? जैसे एक औरत अपने पति से जब लड़ लेती है तो पति का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तो अपने बच्चे को पीटती है, सारा गुस्सा उस पर निकालती है। तो इनको लग रहा है कि इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो साहब अभी तो फैसला आया नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के मिलाड डर जाएं यार, अगर इस बिल को वापस नहीं किया, कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, इनको खुश करने के लिए कुछ मैंने नहीं कर दिया, तो साहब देश के अंदर तो बड़ा कल्लोगारत है। और उस फैसले को देख के जिंदगी भर वो सुख पालेंगे कि हमने इतने लोगों को मरने से बचा लिया। ये न्याय बेवकूफ़ी की बातें हैं जी। और दूसरी चीज कि इन घटनाओं से अगर देश के अंदर कानून व्यवस्थाएं अपना ट्रैक बदलने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत ही कानून बना के वक्फ बिल को पास किया है जी। आखिर कांग्रेस का ट्रैक तो इससे भी आगे का है कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों में एक फैसला दिया, उसे पलट, अरे साहब 9.5 रुपए भी नहीं रहे होंगे। इस तरह यहां भी बड़ा कमाल का है। और संसद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और वही लोग अब आज की तारीख में संविधान की दोहाई दे रहे हैं, लोकतंत्र की दोहाई दे रहे हैं। तो नहीं साहब, हम आज तक इस बात को नहीं समझ पाए कि इस तरह का दबाव वर्तमान गवर्नमेंट में डाला जा रहा है कि हम चाहे कुछ भी घोटाला कर लें, उंगली मत उठाओ, उंगली मत उठाइए हमारे ऊपर। हम जेल जाने के लिए थोड़ी बने हैं, हम घोटाला करने के लिए बने हुए हैं, हम सत्ता पे बैठने के लिए बने हैं। और अगर एक बार खाली कमर कस के
कोर्ट भी थोड़ा ईमानदारी निष्पक्ष, देखिए मैं ये कह रहा हूं तो ये मैं नहीं कह रहा हूं निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष और पक्ष की विस्तृत व्याख्या है। हम स्लाइडली सपोर्ट कर देंगे, खेल हो गया उतने में ही। जैसे उदाहरण के तौर पे एक एडवांटेज रूल होता है स्पोर्ट्स की दुनिया में, एडवांटेज रूल, जैसे फुटबॉल में अब कोई एक लड़का बॉल लेके चला तो दूसरे अपोनेंट ने उसे धक्का मार दिया। अब यहाँ दोनों चीज खुली हुई है, अगर धक्का मारा उसके बाद भी उस खिलाड़ी को बॉल मिल गई तो रेफरी चाहे तो एडवांटेज रूल देगा और नहीं उस फाउल को इग्नोर कर देगा और उसने गोल मार दिया तो गोल हो गया। लेकिन तुरंत रेफरी को लगा कि पक्का गोल मार देगा, हम तो इसके साथ हैं, वो तुरंत हाथ उठा देगा कि साहब ये फाउल है, रोक दिया, एडवांटेज रूल नहीं दिया उसने। तो ये जो स्लाइडली गेम चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इससे सुप्रीम कोर्ट को बाहर आना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर जो है उसके रूप में देना चाहिए। अब विडंबना ये है कि आप देखिए अब हर संस्था है, इनको ठीक होने में बड़ा वक्त लगेगा। कोई ऐसा मसीहा आए, वर्तमान में आए हुए हैं, मैं मसीहा ही शब्द कहूंगा क्योंकि बड़े कठिन कठिन कार्य इधर विगत कुछ एक वर्षों में हुए हैं जो इस देश की जनता ने और विपक्षी पार्टियों ने बाकायदा समझा दिया था कि ये संभव ही नहीं। तो आज निश्चित तौर पे इस डर को अपने दिल से बाहर निकाल के कि कोई विरोध करेगा, कोई गाली देगा, कोई कुछ करेगा, नहीं साहब, जो सही है वो तो हम करेंगे, क्योंकि इस चीज की मान्यता मिलेगी उस व्यक्ति को जो कर रहा है 20 से 25 साल बाद। तब समझ में आएगा कि वो व्यक्ति जो था उसने सही कार्य किया। और मुझे इसमें कहीं दो राय नहीं है, अगर कोई गलतफहमी के अंदर पूरे देश के अंदर बैठा है तो अपनी गलतफहमी का आईना तोड़ ले वो कि इस घटना के बाद भारत सरकार कुछ नहीं करेगी। अगर भारत सरकार का ट्रैक हम लोग जो देख रहे हैं, निश्चित तौर पे पाकिस्तान इस समय बहुत संकट की स्थिति में है। उनके चाहे सेनाध्यक्ष हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो भी जान रहे हैं भारतवर्ष के विपक्षी पार्टियों से कहीं ज्यादा कि होगा कुछ जरूर। सर होगा कुछ जरूर, उनको पता है, उसके बाद भी तो ये घटना हुई है। और हाँ ठीक है, वो होती रहेगी। इसे अगर कायरतापूर्ण घटना कहा जाए तो मैं नहीं मानता। मैं दूसरे रूप में कहता हूं, दुनिया में इस समय सर्वशक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में कौन खड़ा है भाई? अमेरिका, इजराइल, और घटनाएं वहां नहीं हुई क्या? हुई हैं, घटनाएं होंगी। देखिए आप मिनिमाइज कर सकते हैं, एकदम बंद तभी कर सकते हैं कि जब वह कंट्री ही खत्म हो जाए, वह व्यक्ति ही समाप्त हो जाए, या वो कोई व्यक्ति बीमार है, दवा तभी तक करा रहा है जब तक वो जिंदा है। जिस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी दवा की कोई जरूरत रहेगी ही नहीं। इसलिए ये कहना कि इतने के बावजूद तो ये घटनाक्रम हो, नहीं, हम इस चश्मे से नहीं देख रहे हैं। हम इस चश्मे से देख रहे हैं कि इस घटना के बाद इसका जवाब क्या दिया जा रहा है। इस घटना के बाद दूरगामी स्थिति को देखते हुए कि दोबारा ऐसी घटना न हो पाए, क्या रणनीति अख्तियार कर रही है भारत सरकार, ये ध्यान देने की जरूरत है। और यही हमारे राष्ट्र के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए हितदायक होगा और इस पे भारत सरकार जाएगी ही जाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास और भरोसा है। सर एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि जैसे उरी की घटना हुई, उसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा की घटना हुई, भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। तो क्या भारत सरकार को और भारतीय सेना को ऐसे करते रहना चाहिए कि हर 6 महीने पे एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दो जहां पे आतंकवादी कैंप बने हुए हैं, नहीं, ताकि वो यहाँ ना आ पाए इस तरह की घटना करने? मोरेश जी, ये मैंने कहा अभी पीछे, शायद ध्यान नहीं दिया आपने, मैंने कहा कि भारत सरकार, और ये भी मैं आपको बता दूं कि 100% उनके जितने भी आतंकवादी स्थान हैं उनकी लोकेशन लेके इंडियन आर्मी बैठी हुई है जी। ये अगर कोई सोच रहा है कि साहब ऐसे ही बैठे हुए हैं, नाश्ता पानी भोजन कर रहे हैं, बस ड्रिल कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलतफहमी में न जिए कोई, वो सब कुछ होता है। आज की तारीख में जो इस तरह के द्वारा सेना का अटैक है, वह इस सिद्धांत पे कार्य करता है कि मेरा एकदम नुकसान न हो और टारगेट हिट हो जाए। मिनिमम लॉस की भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये सुन लीजिएगा। आज दुनिया में जहां भी हो रहा है, पहली प्राथमिकता है कि मेरा जीरो लॉस,
और दुश्मन का 100% नुकसान हो, इस स्ट्रेटजी पे पूरी दुनिया की सेनाएं वर्क कर रही हैं। अमेरिका है, ये जो ड्रोन आ गए विदाउट पायलट रहित, ये सब उसी की स्ट्रेटजी है। मारोगे तो बहुत ज्यादा हमारा ड्रोन मारोगे, हमारी कैजुअलिटी किसी आदमी की नहीं होगी, लेकिन हम तुम्हारा पूरा इलाका साफ कर देंगे। तो उस लेवल पे ये सारी सूचनाएं संग्रहित हैं। चूंकि हमारा 0% का लॉस न हो, इसलिए हम हड़बड़ी में काम नहीं करेंगे, थोड़ा समय लेंगे, हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, हम अपनी प्लानिंग बनाएंगे, और जो अंदर अगर घुस के मार की बात हो रही है तो उनको बैकअप देंगे कि कैसे वो सही सलामत वापस आ जाए। इसलिए, और वैसे भी युद्ध के अंतर्गत तात्कालिक एक्शन हमेशा नुकसानदेह होता है। इस समय टोटल भाई साहब लोग तैयार होंगे कायदे से। मान लीजिए हम अटैक करें और हमारे ही 10 मर जाए तो ये तो और बुरी बात हो जाएगी। इसलिए धैर्य अति आवश्यक है देश के लिए भी और सेना के लिए, लेकिन नपुंसकता धैर्य के पीछे बर्दाश्त नहीं है। जी बिल्कुल, और इसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे भी। सही बात है सर। ये हमें इंतज़ार रहेगा कि भारत की सेना इसका जवाब कैसे देती है। और यहाँ एक चीज़ और बता दें मुनीष जी, आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान कई टुकड़ों में बंटने के कागार पे चला गया है। आर्थिक रूप से वो खत्म हो चुका है लगभग। अब उसको मारने में बड़ी सुविधा होगी, और उसका कोई भी इलाका जो भारत अब अटैकिंग है, देखिए किसी भी स्पोर्ट्स के दौरान भी डिफेंसिव खेलने वाला मैच हारता है, या तो मैच हारेगा या ड्रा करेगा। मैच जीतने के लिए तो गोल मारना पड़ेगा। भारत विगत वर्षों से अटैकिंग गेम खेल रहा है। अटैकिंग गेम किस संदर्भ में? इकोनॉमिकल रूप से पाकिस्तान को धीरे धीरे एकदम किनारे लेके चला गया। पूरी दुनिया में तमाम कंट्रियों से उसके रिश्ते काट के किनारे कर दिया। एक चाइना को छोड़ दीजिए, तो चाइना अपने आर्थिक हिसाब किताब के लिए उसको लपेट के रखे हुए, जो भी हो जाए। हाँ, और पाकिस्तान के अंदर ही अपना जो है उसके तमाम सूबे बगावत के लेवल पे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो भी आतंकवाद और टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे वो मारे जा रहे हैं। उसके आगे की बात नहीं कहूँगा कौन मार रहा है। पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल नहीं मार रहे होंगे भाई, वो तो हीरो हैं, उनके अपने हीरो को कौन मारेगा? अननोन मैन है। हाँ, अननोन मैन है, अननोन मैन। तो अननोन मैन उनको ठिकाने लगा रहा है। अब नोन मैन उनको बताएगा कि पहलगाम का मतलब क्या होता है। उसका जो है प्रोग्राम छोड़ के आना, और स्थिति की गंभीरता इससे आप आकलन कीजिए कि गृह मंत्री का तत्काल श्रीनगर पहुंच जाना, यह स्थिति की गंभीरता बतलाती है। गंभीरता तो है ही है। 27 लोगों की जान गई बिल्कुल, है, और पूरे भारत के अलग अलग स्टेट के लोगों की जान गई है। तो इसका कहीं ना कहीं धर्म के लोगों का सीधा इशारा है कि ये कश्मीर पे हमला नहीं हुआ है, ये पूरे भारत पे हुआ है। और वहाँ पे लोगों को बोला गया है कि जाके मोदी से बोल देना। इसका मतलब ये मोदी पे हमला है। और इसका सबसे बड़ा मैसेज ये है कि कश्मीर तुम्हारे लिए नहीं है। जी जी, वो जो कश्मीरी पंडितों का सिग्नल था वही सिग्नल अभी भी दिया जा रहा है, और यही आगे भी जारी रहेगा जब तक इन लोगों को पूरी तरह से समाप्त न कर दिया जाए। और क्या ये सही होगा सर कि कश्मीर को पूरी तरह से और हमेशा के लिए राष्ट्रपति शासन के ही अधीन कर देना चाहिए? देखिए, हमेशा शब्द का तो इस्तेमाल नहीं हो सकता तो सर, क्योंकि जैसे लेकिन इसको आधार बनाते हुए कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और ये देखने वाली बात होगी कि स्टेट गवर्नमेंट का रवैया क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का, उसने राज्य सरकारों को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाने की मुझे नहीं लगता कि अभी भी एक घटना आई हो सामने। नहीं आई, एक भी घटना नहीं आई। क्योंकि देखिए, बंगाल के अंदर भी ये स्थिति है, जेएंडके के अंदर ये स्थिति हो ही गई, केरला वगैरह की स्थिति है ही है। नहीं तो सर, इसमें ये बताइए कि ये कहना अपने आप में ये प्रदर्शित नहीं करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अगर इस तरह के घटनाओं के बाद भी राज्य सरकारों को हटा नहीं रही है तो ये उनकी अपनी कमजोरी है? हाँ, ये मैंने कहा, हाँ कमजोरी है कि भाई हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हम देख रहे हैं सिर्फ। मोनेश, मैं आपको एग्जाम्पल दिया, फिर वही वापस लेके चला जाऊंगा। एक थानेदार पिस्टल लिए हुए, उसके सामने 10 आदमी मार दिए जाए। मैं आपको बड़ी मजेदार चीज बताऊं, जिस समय भारतवर्ष के अंदर
डायरेक्ट एक्शन जी का ऐलान किया जिन्ना ने। बंगाल में वही दिख रहा है। हाँ, तो ऐसे में देश को आजादी दे दी गई थी जी। ये सब चल रहा था मारकाट चारों तरफ, और माउंटबेटन शिमला में जाके बैठे हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन को फोन किया कि आप दिल्ली आइए। तो माउंटबेटन ने पूछा कि उसकी वजह क्या है। तो कहा कि साहब यह देश हमारे संभाले नहीं संभल रहा, आप आके पुनः इसको संभालिए। एक तरह से सत्ता वापस देने की बात की गई माउंटबेटन को। माउंटबेटन आया और उसने पूछा कि भाई क्या हालत है, क्या चल रहा है। तो कहा साहब पंजाब से जो ट्रेनें जा रही हैं ड्राइवर को छोड़ के बाकी पूरी ट्रेन काट के भेजी जा रही है जी। लाहौर से जो ट्रेन आ रही है तो ड्राइवर को छोड़ के बाकी लोग कटे हुए आ रहे हैं। ये चिट्ठियों का आदान प्रदान नहीं है, ये लाशों के रूप में चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है। माउंटबेटन ने तुरंत अपने आर्मी के बंदों को इकट्ठा किया, ट्रेनों पे लगाया और सख्त वार्निंग दी कि अगर ट्रेन कट के आई और तुम्हारा एक राउंड भी तुम्हारी राइफल से फायर नहीं हुआ है तो हम तुमको गोली मार देंगे। इसका मतलब कि तुमने ड्यूटी नहीं निभाई। कहा कि उन ट्रेनों के ऊपर से हेलीकॉप्टर चलेंगे साथ में और नीचे जो भी बलवाई दिखाई दे देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया कि मारो इनको। इस तरह से उसने धीरे धीरे और अपनी पत्नी लेडी माउंटबेटन को रेड क्रॉस पे लगाया कि जो घायल वगैरह आ रहे हैं उनकी सेवा सुजा में चले जाओ। ये पंडित जी के दिमाग में बात नहीं आ सकती थी। पंडित जी के दिमाग में इसलिए बात नहीं आ सकती थी कि पंडित जी इधर या उधर के मोह में थे, तो कैसे गोली मारने का आदेश देते थे? उनको मोह दोनों तरफ से था। हाँ, पंडित दोनों तरफ से तो नहीं था पक्का, ये जान लीजिए। विडंबना तो ये है कि एक तरफ अगर नेहरू खड़े थे तो एक तरफ पटेल खड़े थे। पटेल की प्रतिबद्धता गुस्से में दिखाई दे रही थी कि भाई अब तो बोलिए, पानी सर के ऊपर से जा रहा है, बोलिए भाई। हैदराबाद निजाम के साथ बाकी के साथ ताकत का इस्तेमाल करके उनको अगर न मिलाए होते पटेल तो आज इस देश का भी नक्शा कुछ और होता निश्चित। और भाई साहब जो है वो कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाके जो है फैसला कराने लगे। तो ये तमाम चीजें हैं। कुछ मैं उन गलतियों की अब बातें नहीं करता। चलिए सर, बहुत बढ़िया है, बहुत आगे आ गए। अब आगे की देखना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आगे के 20-25 साल की रणनीति बनानी है कि इन बंधुओं से कैसे निपटा जाए और तत्काल इनकी थोड़ी सर्जरी कर दी जाए, कि इनको बेड रेस्ट दिया जाए, कि ये जो है कम से कम 5 साल 7 साल के बेड रेस्ट पे रहे। हो सकता है तब तक ये मर ही जाएंगे, क्योंकि मर्ज इनका बहुत बुरा है जी। और इसमें जीवित होता हुआ पाकिस्तान हमको दिखाई नहीं दे रहा है। दिन प्रतिदिन ये अपनी मौत की तरफ जा रहा है, वह चाहे हमारे द्वारा पहुंचा दिया जाए जी, या स्वतः अपने आप पहुंच जाए। चलिए सर, इस बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं और हमें उम्मीद है कि जो ये घटना हुई है हृदय विदारक घटना है और क्रोध दिलाने वाली घटना जो कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की गई है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा की गई है, अब ये हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद को धर्म से न जोड़ पाना, मजहब से जोड़िए, न मजहब से आप जोड़ पा रहे हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम ये भुगत रहे हैं और इसी तरह भुगतते रहेंगे। तो आगे हम न भुगतें, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। देश के हर एक नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले किसी विषय पे बात करेंगे फिर। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।